पहुँचे हम अंदर तो हमने देखा साइड में ना एक लेटा हुआ है, हथियार भी है उसके पास। तो हमने उसे गोली मारी, सर पे मारी, हल्का सा हिला। फिर उसके बाद हमने उसकी छाती में, पीठ ऐसे लेटा हुआ था ना, पीठ दिख रही थी, फिर पीठ पे मारी। फिर हमने उसके पाँव पे मारी। लकड़ी लेके आ रहे हैं, अचानक लकड़ी उठा रहे हैं, वहाँ देखा वहाँ तो एक छोटे बच्चे की खोपड़ी पड़ी हुई है। थोड़ा उधर देखा तो वहाँ पे एक सड़ी हुई कोई बॉडी है, उसके साथ 3-4 और बॉडी हैं। पीर पंजाल ऐसा इलाका था जहाँ पे वो ना बड़े आराम से रह सकते थे। अगर कोई सिक्योरिटी फोर्सेस आती हैं तो दूर से इंफॉर्मेशन मिल जाती थी। गांव बड़े आइसोलेटेड हैं, तो कोई भी हरकत है उसमें ना पहचान हो जाती थी कि ये सिविलियन की है कि फौजियों के लिए, तो उनके लिए एक सेफ हेवन टाइप था। इनकी खबर मिल गई तो हमने इनको घेरा और रात को कहीं ऐसी सिविक्स में गए और जाकर के जब घेर लिया गांव में, घर को घेर लिया, तो ये पहली मंजिल में थे। ऊपर गाड़ी का एक आकार बनना शुरू होता है, सर बन जाता है, हाथ बन जाते हैं, बॉडी इंसान का आकार आ गया। फिर वो इंसान उड़ना शुरू हो जाता है, फिर उड़ के उसकी तरफ आ रहा है। फायरिंग शुरू हो गई। अब फायरिंग चलती रही तो एक टेररिस्ट मारा गया, फिर दूसरा मारा गया, तीसरा ऊपर था, हमें नहीं पता था कौन है वो। उसके बाद में जब हमें यकीन हो गया कि ये तो अब बिल्कुल ही डेड होगा, तो हमने उसको पकड़ के खींचा। अब जब हमने खींचा तो सामने से गोली चल रही है, उसके बाद भी आपको चलना है आगे, ये जानते हुए कि 3 लोग जो अटैक में जा रहे हैं उनमें से एक ही आगे। नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। मेरे साथ एक उत्तराखंड की ऐसी शख्सियत है जिन्होंने देश नहीं विदेशों में भी उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। हमारे साथ हैं कर्नल अजय कोठियाल जी। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कई विषय ऐसे हैं जिनको इन्होंने उस मुकाम तक पहुंचाया है जहां उम्मीद नहीं की जा सकती। उस ऊंचाई पे गए हैं, उस ऊंचाई पे तिरंगा को फहराया है जहां पे तब तक कोई न जा सकता था न सोच सकता था। आज कहते हैं लोग कि सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, और ये पहली सर्जिकल स्ट्राइक में इन्होंने जो रोल अदा किया उसका भी हम जिक्र करेंगे। केदार घाटी में आपदा आई और उस आपदा के दौरान जब इन्हें जिम्मेदारी दी गई तो हमारी समझ से हो सकता है इनको विश्वास रहा हो, लेकिन और किसी को विश्वास नहीं था कि इतनी जल्दी वहाँ यात्रा शुरू हो जाएगी। उस पर भी बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज़ पे। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी और आपकी पूरी टीम को कि आप आज ये जो हम सबके लिए जोश पैदा करने वाला दिवस होता है, स्वतंत्रता दिवस, आज आपने मेरे को मौका दिया कि आपके जरिए मैं बहुत सारे लोगों को टच कर पाऊँगा। सर महत्वपूर्ण तो मैं केदार घाटी पे चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक पे हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि वो एक ऐसा पल रहा होगा। आप यंग थे और वह दौर ऐसा था कि हमारी समझ से जब पहली बार आप लोगों को कहा गया होगा तो कैसा महसूस हुआ, और जब आप गए, क्योंकि उसके बाद आपके साथ एक घटना घटी और उस घटना में आप घायल भी हुए और बताया जाता है कि 2 गोलियां आज भी आपके शरीर में हैं। तो कौन सा दौर था और उस समय कैसा लग रहा था सर? ये ना किस्मत होती है मेरे ख्याल से फौजियों की थोड़ी ज़्यादा, कि आपको फौज में जाने के बाद में उन जगहों पे काम करने का मौका मिलता है जो आदमी खाली एज्यूम कर सकता है। जम्मू कश्मीर सब जाते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से लड़ने के लिए जाने का मौका फौजी, पैरामिलिट्री फोर्स इनको मिलता है। अब ये वाले जज्बे वाले जो चीज़ें होती हैं, ऐसा ही मौका हमको भी ज़िंदगी में कई बार मिला है। तो उसी में ये 2001 से 2003 के बीच की बात है। तब मेरी पलटन 4 गढ़वाल राइफल्स, ये आज जो चर्चित जगह है पुलवामा, उस एरिया में डिप्लॉयड थी। पीर पंजाल वहाँ के पहाड़ हैं, और उस टाइम पे जो टेररिस्ट का जो मूवमेंट होता था, पीर पंजाल ऐसा इलाका था जहाँ पे वो ना बड़े आराम से रह सकते थे। अगर कोई सिक्योरिटी फोर्सेस आती हैं तो दूर से इंफॉर्मेशन मिल जाती थी। गांव बड़े आइसोलेटेड हैं, तो कोई भी हरकत है उसमें ना पहचान हो जाती थी कि ये सिविलियन की है कि फौजियों के लिए, तो उनके लिए एक सेफ हेवन टाइप था। उस टाइम पे हमने वहाँ पे ऑपरेट करना शुरू करा और एक ऐसा पैटर्न बनाने की कोशिश करी जिसमें कि नज़दीक से नज़दीक जा कर के हम टेररिस्ट की जानकारी भी ले सकें। लोकल जो है, कोई उनके सोर्स होते हैं, उनको जानकारी ना मिले कि हम फौजी हैं। तो उस पैटर्न में हमने, इसे बोलते हैं, जो बनाया उसे बोलते हैं कोवर्ट ऑपरेशन। तो कोवर्ट ऑपरेशन में आप अपने को पोज करते हो, ड्रेस पहन करके, बातचीत करते, खाने पीने की पोशाक पहन करके, वो खाते पीने के तरीक़ों में उस तरीके से जैसे टेररिस्ट करते हैं। तो उसमें आपने अपनी दाढ़ी बढ़ा देनी है, आपने कुर्ते पजामे वैसे पहनने हैं जिसमें पजामा आपके टखनों से ऊपर होगा। जैसे वहाँ पे कहते हैं कि अल हदीस जो फॉलो करते हैं वो टखने से ऊपर अपने पजामे को रखते हैं।
उसमें कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक टेररिस्ट ऑर्थोडॉक्स अगर है वो अपने साथ कैरी करता है। एक छोटी कुरान हो गई, कुरान शरीफ में उसके नाम लिखा होगा, उसके बाद एक लकड़ी का टुकड़ा होगा, उस लकड़ी के टुकड़े से ही वो ब्रश करता है, उसे बोलते हैं मुशवाक। उसके पास में एक छोटा सा कंपस होगा, वो कंपस इसलिए कि आपने जब नमाज पढ़नी है तो आप काबा की तरफ, दिशा काबा की कैसे होगी, तो कंपस से वो डायरेक्शन होती है। उसमें एक मिट्टी का टुकड़ा होता है कि आप जैसे पेशाब जाते हैं तो आप पाक रहें, साफ़ सुथरे रहें, तो पेशाब के बाद भी आपको अपने को साफ़ करना है, तो कोई भी बची हुई बूंद आपके शरीर में टच नहीं होनी चाहिए। तो मिट्टी के टुकड़े को टच करके वो मिट्टी का टुकड़ा सूख लेता है उसको। तो ऐसी अगर कोई कपड़े में इस प्रकार की चीज़ें होती हैं और आप अगर ये अपने पास लेकर के चल रहे हो और अचानक आप गाँव में ना एक लकड़ी का टुकड़ा निकाल दो, मुशवाक दिखती है, तो लोकल सोचते हैं कि अरे ये तो स्थानीय है, और उसी को फिर बोलेंगे एक सक्सेसफुल कोवर्ट ऑपरेशन। खाना खाने के तरीके भी कुछ इस प्रकार के। तो ऐसे करके हमने तरतीब बनाई। अब धीरे धीरे तरतीब बनते बनते शुरू में हमने कोशिश करी नज़दीक जाने की, सफलता मिली नज़दीक जाने की, लेकिन आतंकवादी मारने की नहीं मिली। फिर उसके बाद में कहीं आतंकवादी मारने की सफलता मिली, तो उसमें कहीं हमारे को भी मान लो 3 टेररिस्ट हैं, 2 ही मार पाए, एक भाग गया। फिर लेकिन धीरे धीरे करते करते वो ऐसी एक्सपर्टीज़ आ गई कि फाइनली हमने दुश्मन की, आतंकवादियों की इंटेलिजेंस जो हमें गेन करी हमने, उसके बेसिस पे एक ऑपरेशन हमने प्लान करा। उस ऑपरेशन में हम 6 लोग थे, जिसमें कि एक गुजर लड़का भी था, सिविलियन हमारे साथ, और 7 टेररिस्ट थे। और 3 दिन उनको फॉलो करने के बाद एक जगह हमने एम्बुश लगाया। जिस जगह एम्बुश लगाया वहाँ तक पहुँचते पहुँचते या टेररिस्ट को जो 3 दिन फॉलो करा, उसमें हमने सब कोवर्ट ऑपरेशन में टेररिस्ट की तरह पोज करते हुए चल रहे थे, सिविलियन की तरह पोज करते हुए चल रहे थे। लास्ट में जब डिसाइड हो गया कि अब एम्बुश लगाना है, उस टाइम पे फिर हमने अपनी ड्रेस कॉम्बैट चेंज करी और कोई 15-16 मिनट का ये ऑपरेशन था, जिसमें 5-6 मिनट हमने गोलियां चलाई, टोटल 16 गोलियां चलाई, और पूरे 7 के 7 टेररिस्ट मारे गए। तो अब क्योंकि इंटेलिजेंस बेस्ड एक सर्जिकल तरीके से, मतलब ये सर्जरी थी, तो ये सक्सेसफुल सर्जरी थी, इसलिए हमारी साइटेशन में भी यही लिखा है कि इंटेलिजेंस बेस्ड सर्जिकल ऑपरेशन, जिसमें कि 7 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें कि हमको कीर्ति चक्र मिला, एक शौर्य चक्र है, उसमें एक सेना मेडल है, एक विशिष्ट सेवा मेडल है। तो ये एक वैसे करके चर्चा बनी बाद में, और हमें भी एक मौका मिला इस प्रकार के ऑपरेशन को काम करने में। उसमें एक खासियत और थी उस ऑपरेशन में, उसमें जो टेररिस्ट मारे गए वो आज उस इलाके के हैं जहाँ पे कि ओसामा बिन लादेन की पैदाइश हुई है। उसमें सऊदी अरेबिया से आए हुए और सऊदी अरेबिया से आने के बाद अफ़गानिस्तान में ट्रेंड हुए हुए वो वाले टेररिस्ट थे जो कि लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद में जाते हैं, वैसे वाले। ये जब आप घायल हुए तो वह कौन सा दौर था, और ये क्या हकीकत है कि आज भी 2 बुलेट आपके शरीर में घूम रही हैं? ये ना एक इलाका है, उसे बोलते हैं त्राल, अनंतनाग में। जी। त्राल हमेशा फेमस रहा है कि वहाँ पे टेररिस्ट बड़े ओपनली घूमते हैं, क्योंकि पहाड़ इस प्रकार के हैं, गांव वालों का सपोर्ट मिलता है, तो इसलिए उनको ना काफ़ी ज़्यादा छुपाव मिल जाता है। उन्होंने एक बड़ा फेमस एक गांव में ना एक हत्याकांड करा था टेररिस्ट ने। वो फेमस हुआ था, सरदारों का गांव था, उस गांव का नाम है छत्ती सिंहपुरा। छत्ती सिंहपुरा को टेररिस्ट ने घेरा और उसके बाद में जितने लोग थे सबके सब मार दिए। महिलाओं के साथ में गलत काम करे, और उस छत्ती सिंहपुरा की वजह से बहुत बड़ा टेरर फैल रखा था। तो उसमें कोई 3-4 टेररिस्ट के नाम आते थे। एक का नाम था अबू राफ़ी, एक का नाम था हंजुला बाबर, एक का नाम था फैज़ल। ऐसी यादें अभी भी, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना ज़िंदगी में जो आपको याद रहती हैं। तो फैज़ल जो था वो सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता था। हंजुला बाबर जो था वो चालाक, और कहते थे शायद ये पाकिस्तान आर्मी वाला है, आईएसआई वाला है। अबू राफ़ी जो था उसके पूरी, मतलब उसके जो बाल थे वो पूरे पाँव तक छूते थे, मतलब इतने लंबे उसके बाल थे। तो वो कुछ ऐसा था कि ठीक है ये अल्लाह का भेजा हुआ बंदा है। तो ऐसे करके उनकी पूजा भी होती थी। मस्जिद से बाहर निकलते थे तो जहाँ पे पाँव रखते थे वहाँ पे लोग उस मिट्टी को उठाते थे। मतलब वो अब ऐसे धीरे धीरे हम उनको आइडेंटिफाई करते रहे, ढूंढते रहे, पता चला किस इलाके में है, रेडियो सेट से इंफॉर्मेशन मिलती रही, ट्रेसिंग चलती रही। फाइनली एक ऑपरेशन हुआ, इस जगह का नाम है मातरीबुग और कोंगवतन, इनके बीच में। तो वहाँ पे जब ये इनकी खबर मिल गई तो हमने इनको घेरा, और रात को कहीं ऐसी सिविक्स में गए और जाकर के जब घेर लिया गांव में, घर को घेर लिया,
तो ये पहली मंजिल में थे ऊपर। उसके बाद सुबह फिर रात को घेर के रखा ताकि भाग ना सकें। सुबह फिर बाकी फ़ौज आ गई। उसके बाद में फिर हमने गांव को इवैक्यूएट कराया पूरा, और फिर इनको क्लेंजिंग एक शुरू करी, मतलब गांव की पूरी चेकिंग, और चेक करते हुए फाइनली फायरिंग शुरू हो गई। अब फायरिंग चलती रही तो एक टेररिस्ट मारा गया, फिर दूसरा मारा गया, तीसरा ऊपर था, हमें नहीं पता था कौन है वो। जब काफ़ी देर तक फायरिंग चलती रही, और ये भी था कि हमारा प्लान कि घर को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, कोलेट्रल डैमेज उसको अवॉइड करेंगे। और दूसरा ये भी था कि उस घर के ना साथ बहुत सारे घर जुड़े हुए थे, पता चला कि ये तो टेररिस्ट है इसमें, लेकिन उसके बाद और घरों पे नुकसान ना हो जाए। काफ़ी देर तक फायरिंग चलती रही, ग्रेनेड फेंक रहे, वो भी अंदर से फेंक रहे, यहाँ से भी फेंके जा रहे खिड़की के अंदर। फाइनली एक स्टेज आई जब आवाज़ें बंद हो गई, तो अब वो चेक कैसे हो कि मरा है कि नहीं मरा है। तो अब ज़रूरत थी घर के अंदर हाउस एंट्री, हाउस इंटरवेंशन। हाउस इंटरवेंशन जनरली अवॉइड करा जाता है, क्योंकि अपनी कैजुअलिटी को ऐसे टेररिस्ट के चक्कर में क्यों फालतू में कैजुअलिटी लो। पाकिस्तान से लड़ाई है, चाइना से लड़ाई है, फिर तो खुल करके सीधा हम आगे जाते हैं। तो हाउस एंट्री में मैं और मेरे साथ एक लड़का, हमने कहा हम जा कर के चेक करते हैं। तो पहली मंजिल में जब उसमें हम चढ़ने शुरू हुए, पहुँचे हम अंदर, तो हमने देखा साइड में ना एक लेटा हुआ है, हथियार भी है उसके पास। तो हमने उसे गोली मारी, सर पे मारी, हल्का सा हिला। फिर उसके बाद हमने उसकी छाती में, पीठ ऐसे लेटा हुआ था ना, पीठ दिख रही थी, फिर पीठ पे मारी। फिर हमने उसके पाँव पे मारी, तो थोड़ा थोड़ा हिला। उसके बाद में जब हमें यकीन हो गया कि ये तो अब बिल्कुल ही डेड होगा, तो हमने उसको पकड़ के खींचा। अब जब हमने खींचा तो कई चीज़ें होती है ना, आप कितने भी अपने को एक्सपर्ट समझो, पर ये भी नए नए सोच लेके चलते हैं टेररिस्ट। तो जैसे एक हथियार का हिस्सा है, उसे बोलते हैं ग्रेनेड। ग्रेनेड आपकी जेब में बिल्कुल सेफ है। जब आप ग्रेनेड की पिन को निकालते हैं तो उसका जो एक हैंडल है, वो हैंडल ना फ्री हो जाता है, और जैसे ही आप फिर ग्रेनेड को छोड़ोगे तो हैंडल टकराता है और ग्रेनेड फिर अपनी चाल में आ जाता है, और 4 या 5 सेकंड में ब्लास्ट कर जाता है। फौज के ग्रेनेड 7 सेकंड में करते हैं, टेररिस्ट के ग्रेनेड वो 4 सेकंड में करते हैं। अब जब हमने इसको खींचा, पलटा, तो अचानक हमने देखा इसका ना हाथ ऐसे जैसे बंद है, अभी तक तो बंद है मुट्ठी। अब वो जैसे खींचा तो खुला, और खुला तो उसके अंदर ग्रेनेड था, और ग्रेनेड की उसने पिन निकाल रखी थी। मतलब उसे पता था मरने के बाद में अगर ऐसा मेरे साथ करेंगे। अब वो पिन निकली हुई थी, हमें दिख गया, वो टंग की आवाज़ आई, ये तो लॉन्च हो गया ग्रेनेड। अब टाइम ही कुछ नहीं था, मतलब फटना तो है ही। मारी इधर उधर छलांग छुलांग, फट गया ग्रेनेड। तो 2 गोलियां जो हैं वो हमारे शरीर में अभी भी हैं। खुशी ये थी कि बाद में जब आइडेंटिफाई हुआ तो ये था हंजुला बाबर, जिसको आईएसआई वाले बोलते थे, जिसने छत्ती सिंहपुरा में सबसे बड़ा कांड करा था। और भारतीय सेना ने बदला लिया उस नरसंहार का, जो कि किसी से भी उम्मीद नहीं करी जाती कि ठीक है तुम लड़ो, लेकिन तुम किसी कम्युनिटी, किसी माइनॉरिटी, महिलाओं, इनके साथ कैसे कर सकते हो। इसमें शौर्य चक्र मिला था इस घटना के बाद? इस घटना के बाद में हमको शौर्य चक्र हमको कहीं और मिला था। अच्छा। इसके बाद में हमारे बंदे को सेना मेडल मिला था। अच्छा। और हमको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड मिला था। तो थैंक यू सर, वेरी गुड। अच्छा लगता है सर, आपके साथ मैंने 2-3 इंटरव्यू किया, तो हमें भी लगता है कि अगर दोबारा जन्म मिले तो फौज में जाने का चांस मिले तो किया जाए। सर, आप उत्तराखंड के लड़कों को, लड़कियों को ट्रेंड करते हैं, फौज में जाने के लिए तैयार करते हैं, ये चीज़ें कहाँ से आई, ये सोच कहाँ से आई? ये 2013 की बात है। मैं पहली बार उत्तराखंड में पोस्टिंग आया आर्मी से, उत्तरकाशी में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में एज प्रिंसिपल। तब होता है कि उत्तराखंड के रहने वाले हैं, तो लोकल्स भी ना कहीं उम्मीद करते हैं कि पहली बार कोई गढ़वाली प्रिंसिपल आया है उत्तरकाशी में। तो आए हमारे पास बुजुर्ग की हमारे लड़के को लैंसडाउन में नौकरी लगवाओ। तो हमने कहा कि करता क्या है, कहते हैं कुछ नहीं, सोता है बस। हमने कहा वो तो जुगाड़ वाली नौकरी तो यार हमें आती नहीं कैसे है, अगर तुम्हारी कोई डायरेक्ट जुगाड़ है तो तुम कर लो बात, और बाकी कोई लेता है पैसे, पैसे तो फौज लेती नहीं है, कोई लेता है तो हम दे देंगे तुम्हारे पैसे। तब उन्होंने हमें बोला कि हम पैसे पूसे मांगने आपसे आएंगे कोई, या पैसे देने के लिए आपसे बात करेंगे, आप एक कर्नल हैं, आप हमारे लड़कों को ट्रेन करो ना। तो मेरे को बड़ी अच्छी लगी वो बात। फिर हमने ऐसे 2 लड़के अपने घर में रखे एनआईएम में, शादीशुदा है नहीं, तो हमारे साथ ऐसी भीड़ रहती है खूब। तो वो लड़के खूब उछल कूद भी चल रहा है, उनकी ट्रेनिंग भी चल रही है। और जब ट्रेनिंग चल रही थी तो उसमें हमने देखा कि इनका फिजिकल स्टैंडर्ड धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। दौड़ में टाइमिंग कम आने शुरू हो गए,
एक बीम करनी होती है, तो जैसे 6 बीम करते तो 7-8 बीम करने शुरू हो गए, 10 होती है मैक्सिमम सिलेक्शन के लिए। तो जब हमें दिखा इनमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो हमने ऐसे 32 लड़के सेलेक्ट करे और अपने पास रखे घर पे, उनको ट्रेन करा। कोई कुछ 2-2.5 महीने के बाद वो गए सिलेक्शन के लिए। जब उन 32 में से 28 लड़के सडनली एकदम से आर्मी में सेलेक्ट हो गए, तो हमें दिखा यार, लोग कहते हैं कि सरकारी नौकरी, ये तो हमारे हाथ में है, ये तो कोई मुश्किल ही नहीं है, खाली दिशा और ट्रेन करना है। और फिर हमने धीरे धीरे करके जो हमारे अवार्ड के पैसे हमको मिलते हैं एक्स्ट्रा, जो हमारे कहीं घर वालों से मांगते हैं, हम भाई से लेते हैं, दोस्तों से लेते हैं, उससे हमने धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ानी शुरू करी ट्रेनिंग की। और फिर वो जब बढ़ती गई तो फिर एक उसको चैरिटी ट्रस्ट के नाम पे शुरू करा, जिसका नाम पड़ा यूथ फाउंडेशन। आज यूथ फाउंडेशन के 7 कैंप चलते हैं हमारे 7 परमानेंट और एक रनिंग कैंप। तो ये कोई 15,000 लड़के लड़कियां हैं जो हमारे यहाँ से ट्रेन होकर के आर्मी और बेल्टेड यूनिफॉर्म फोर्सेस इनमें भर्ती हो गए। तो चैरिटी की बात होती है तो कहा जाता है कि आपका एटीएम कार्ड उन ज़रूरतमंदों के लिए होता है जो व्यवस्थाओं से या जिनके पास ज़रूरत है या उनके पास नहीं। क्या हकीकत है इसकी? या आप भी आज भी जितना पैसा पाते हैं, आप अपने जो पुरस्कार है, सम्मान है, वह उनको उनके लिए करते हैं जो ज़रूरतमंद है? ये तो टाइम चला गया अब तो क्या हो गया है, इसे बोलूँगा वसूली शुरू हो गई है। वसूली कैसे हो गई है, हम कई बार, अभी आपको रिसेंटली बताऊंगा, मैं एक गांव में गया था, तो वो लेडी जो थी, ओल्ड लेडी, वो हमारा वेट कर रही थी क्योंकि उसका नाती हमारे कैंप से भर्ती हुआ था। और नाती को पता था कि सर जो हैं वो हमारे गांव में आज आ रहे हैं किसी मकसद से, तो उसने अपनी दादी को बोल रखा था कि तू जरूर मिलना, वो कर्नल सर आ रहे हैं। अच्छा। अब दादी के लिए कर्नल कुर्नल क्या होता है, उसे ये पता था कि हाँ, इसके स्कूल से मेरा बच्चा पढ़ा था, उसके लिए वो स्कूल ही है, पढ़ा मतलब वो ट्रेनिंग, और वो आज फौज में है। फौज उसे पता था, और फौज उसको सबसे ज़्यादा एक रिस्पेक्ट वाली भी है उस दादी के भावना में, जैसे पहाड़ के लोगों में होती है, पहाड़ की महिलाओं में होती है। तो उस टाइम पे उस महिला ने मेरे को ऐसे हाथ पकड़ करके यूं मुट्ठी में एक गोल सा कागज़ था वो पकड़ाया। मैंने खोला तो वो 2,000 रुपये का नोट था। तब उसने मेरे को बताया, कहते हैं कि जब ये मेरा नाती पहली बार छुट्टी आया था, तो अपनी पहली तनख्वाह उसमें से उसने मेरे को ये 3 नोट दिए थे, 2-2 हज़ार के। एक नोट मैंने मंदिर में चढ़ा दिया, एक नोट मैं अपने पास रखती हूँ। अपने बाकी नाते आते हैं तो कभी उनको कोई मेला मूले में ले जाते हैं तो मैं उनको चूड़ी बिंदी खरीद के दे देती हूँ इससे। कहीं कोई चाय की दुकान में मैं भी, वो एक लंबा सा होता है रस की तरह, फ़ैन बोलते हैं उसे, मेरे को समझाया दादी ने कि इसे फ़ैन बोलते हैं, वो फ़ैन खाती हूँ उनके साथ में। और ये नोट जो है ये मैं तेरे को दे रही हूँ कि तू इस पैसे से मेरे नाती के जैसे 2 और लड़के ढूंढ, उनको ट्रेन कर और उनको भी उसी फौज में भेज जिसमें मेरा नाती है। तो आजकल ये वसूली हो रही है हमारी। सर, ये वसूली नहीं है, ये तो जो आपने खर्च किया वो रिटर्न उसको उसी उद्देश्य के लिए मिल रहा। सर, विश्व की 8वीं सबसे ऊंची चोटी जिसको आपने फतेह किया था, जहां तिरंगा फहराया था, वह कौन सा दौर था सर? ये 2011 की बात है। मैं अपनी पलटन 4 गढ़वाल राइफल मैंने दिल्ली में कमांड करी। कमांड ख़त्म करके मेरे को आर्मी ने एक टास्क दिया कि ये जो दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची पीक है, माउंट मनासलू, नेपाल में है। तो इंडिया ने कभी ये पीक एज अ टीम कभी उसको स्केल नहीं करा था। तो आर्मी ने अटैम्प्ट करा, तो हमको लीडर बनाया। उस पीक में शुरू में तो क्या हुआ था, जब हम टीम सेलेक्ट कर रहे थे, तो मेरे को तो आज डेट भी याद है, ये 19 सितंबर 2011 की बात है, सॉरी 2010 की बात है। उस दिन हम थे बद्रीनाथ से आगे, माना पास का जो रास्ता है उसमें आप कोई 7-8 घंटे चलो पैदल, और उसके बाद में ना अंदर पहाड़ों में घुसते हैं। तो 2 दिन का रास्ता है, वो है कामेट माउंटेन है, उसके वेस्ट साइड से चढ़ने का। तो मैं टीम सेलेक्ट करने जा रखा था, और वहाँ पे सबसे मुश्किल पहाड़ था कामेट को वेस्ट साइड से चढ़ना। तो मेरा इंटेंशन था कि जितने लोग मैं लेके आ रखा हूँ, इनमें से जो रिजेक्ट होते होंगे वो हटते रहेंगे, और फाइनली जो टीम होगी वो सेलेक्टेड टीम होगी मनासलू के लिए। 77 माउंटेनियर्स थे इंडियन आर्मी के, ज़्यादातर एवरेज चढ़े हुए और सारे एक्सपर्ट। तो वहाँ पे बल्कि शुरुआत तो हमारी ऐसे हुई थी कि कुछ दिनों के बाद में 19 सितंबर को अचानक मौसम जब बहुत ख़राब हो गया, एक अवलांच आया जिसमें हम दब गए थे। उसके बाद 2 ऑफिसर्स की डेथ हो गई थी उसमें।
एक उत्तराखंड से है मेजर मनीष गुसाई, उसका भाई विनोद अभी एनआईए में इंस्ट्रक्टर है, एक लेफ्टिनेंट कर्नल पूर्णा चंद्रा दार्जिलिंग से था। इन दोनों की डेथ भी हो गई थी अनफॉर्चुनेट, पहाड़ में कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन उसके बाद में टीम जो सेलेक्ट हुई थी वो इतनी मोटिवेटेड थी कि इन दोनों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम बिल्कुल तरतीब व डिसिप्लिन से ट्रेनिंग करके और मनासलू को अटेम्प्ट करेंगे। और उस टाइम पे मनासलू में खाली एक ही टीम सक्सेसफुल हुई थी, क्योंकि उस सीज़न में खाली एक दिन 7 घंटे का स्लॉट मिला था सबमिट करने का। अच्छा। और वो थी इंडियन आर्मी की टीम, जिसमें हमको एज लीडर भेजा गया था। बधाई सर फिर से। उस समय तो हम लोग नहीं दे पाए थे सर। एक दौर आया उत्तराखंड में, कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी आपदाओं में एक 2013 का दौर था। केदार घाटी में आपदा आती है, जून का ही माह था, क्योंकि यात्रा शुरू होने की ही बाद ये आपदा आती है। यहाँ पे कांग्रेस सरकार थी और आपदा आने के बाद जैसा हम लोगों ने देखा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एयरपोर्ट पे भी देखते थे, सहस्त्रधारा में लोग आते थे, अपनी दुख बयां करते थे और वहाँ की स्थिति बताते थे। तो हमारी समझ से राजनीतिक विशेषज्ञ भी कहते थे कि यात्रा कम से कम 2 साल लगेगा उसको पुनः शुरू होने में। भूमिका में, महत्वपूर्ण भूमिका में अजय कोठियाल को बचाव राहत कार्य तो दिया गया, पुनर्निर्माण का भी कार्य दिया गया। तो कौन कहे 2 साल 2 महीने में आपने उस यात्रा को पुनः शुरू कराया। और ये जो केदार घाटी में, क्योंकि उस समय हमें याद है सर कि बड़ा टफ था, लेबर मिलते नहीं थे। हमें याद है कि मैं गया था तो देखा वहाँ पे आप ऐसे लेबरों को लाते थे, मोटिवेट करके लाते थे कि यार यहाँ पे ठंड ज़्यादा है, काम करो। तो वह जो परिस्थितियाँ थी, क्योंकि वह परिस्थिति हमारी समझ से आपके लिए तो बड़ी महत्वपूर्ण परिस्थिति कई बार आई होगी, लेकिन हम लोगों की नज़र बड़ी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि हम लोगों की 4 धाम यात्रा होती है, पूरा विश्व उस पर नज़र गड़ाता है। तो वह कौन सा दौर था सर, वह कैसे लोगों से काम लिया गया? ये ना, वैसे तो डिज़ास्टर आने नहीं चाहिए, पर अब ये अनफॉर्चुनेट है कि आजकल इकोलॉजिकल डिसबैलेंस जो हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं कई प्रकार से हिमालय क्षेत्र में तो डिज़ास्टर आ ही रहे हैं। अब हम वो लोग हैं जो पहाड़ में रहते भी हैं, कहीं हमको किस्मत वाला बोला जाता है, तो आज ये प्रॉब्लम भी हमको ही झेलनी भी है। तो कहीं ना कहीं तो डिज़ास्टर से लड़ने की ज़रूरत है, और उसी का एग्जाम्पल बना, मेरे को भी सीखने का मौका मिला। चाहे वो भोले बाबा ने सिखाया, चाहे उत्तराखंड के युवाओं ने सिखाया कि कैसे ऑर्गेनाइज होकर के, कैसे एक तरतीब से अगर कोई ऑपरेशन आप प्लान करो और उसे एग्जीक्यूट करना शुरू करो, और उसको ना मिशन ओरिएंटेड मोड में रिजल्ट भी चेक करते रहो बीच बीच में, तो शायद आपकी सक्सेस कोई मुश्किल नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस है आज नई चीज़ करने की, पर यह जरूर है कि क्योंकि इतनी बड़ी आपदा जब आई थी, जैसे आपने बोला 2 साल, इनफैक्ट शुरू में तो 5 साल बोला था एग्जीक्यूटिव एजेंसीज ने कि यात्रा को खाली बस डोली को मूव कराओ और बाकी यात्रा रोक दो। तो उस टाइम पे जब हम गए वहाँ पे तो चैलेंजेस तो थे, लेकिन सियाचिन ग्लेशियर में भी चैलेंजेस होते हैं, और युद्ध में तो और बड़े चैलेंज होते हैं कि सामने से गोली चल रही है, उसके बाद भी आपको चलना है आगे, ये जानते हुए कि 3 लोग जो अटैक में जा रहे हैं उनमें से एक ही आगे पहुंचेगा, 2 मरेंगे। पर फिर भी वो ट्रेनिंग और प्लानिंग जो है वो एक इसको सक्सेसफुल बनाती है। तो वही मेथड्स हमने कोशिश करे कि कैसे हम एक 19 किलोमीटर में एक मतलब रूट डिफाइन करें, चाहे उसमें रास्ता हो या ना हो, कैसे उसमें रहने की व्यवस्था करें, कैसे उसमें समय पे खाने पीने की, कैसे मेडिकल सेटअप एक क्रिएट करा जाए, कैसे कम्युनिकेशन हो, कैसे जो काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट करने के लिए टीवी भी चले, उनकी भाषा का गीत भी चले, उनको रोज़ घर से बात करने के लिए एक कोई ऐसा तरतीब बनाया जाए, रोज़ मतलब हफ्ते में एक बार बात करने के लिए ऐसा तरतीब बनाई जाए कि रोटेशन में नीचे जाएं उस जगह जहाँ से कम्युनिकेशन हो सकता है। और उसके बाद फिर अगर कहीं कोई छोटी मोटी कोई चोट चाट लगती है तो फिर उसको एकदम से एड्रेस करा जाए ताकि आदमी का मोराल डाउन ना हो। अब ये प्रोसेस तो हमने फ़ौज में सीखी थी, तो ये करते हुए हम चल ही रहे थे, लेकिन उसके बाद कई चीज़ें होती हैं जो ना आपको पता नहीं होती हैं, वो आपको सडनली फेस करनी पड़ती हैं। ऐसी चीज़ें भी आई, अचानक कहीं ये होना शुरू हुआ कि उन लड़कों को रात को, जैसे दिन में जा रहे हैं काम कर रहे हैं, अब क्योंकि केदारनाथ में तो इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो रखी थी, तो वो किसी पहाड़ में चढ़े, तो वहाँ से कुछ लकड़ी लेके आ रहे हैं,
अचानक लकड़ी उठा रहे हैं, वहाँ देखा वहाँ तो एक छोटे बच्चे की खोपड़ी पड़ी हुई है। थोड़ा उधर देखा तो वहाँ पे एक सड़ी हुई कोई बॉडी है, उसके साथ 3-4 और बॉडी हैं, कहीं घोड़े खच्चर मरे हैं। अब ऐसे माहौल में आप आइसोलेशन में हो, घर से दूर हो, इस तरीके की जब देखते हो आप कोई सीन अपने सामने, और फिर मौसम दोबारा वैसा दिख रहा है कि जैसे लगता है कि 2013 की आपदा वाला दिन है। बारिश भी हो रही है, बादल के बीच में से रात को कहीं चांद की थोड़ी रोशनी दिख रही है, बिजली गड़गड़ गड़गड़ हो रही है, वही पावन मंदाकिनी नदी की आवाज़, ऐसे लगता है कि बस हमारे ऊपर ही आ रहा है पानी। मतलब वो वाले जो माहौल होते हैं, कहीं पत्थर गिर रहे हैं, उसमें आपने दिन में बॉडी देखी, अब रात को एक लड़का है टेंट में सो रहा है, जैसे हम टेंट, वहाँ टेंट ही था, सब तो बर्बाद हो गया था। अब एक लड़का रात को 9-10 बजे वो अपने को सुसु के लिए बाहर जाता है, और बाहर खड़ा हुआ है तो अचानक उसको आवाज़ें भी आ रही हैं सारी, अकेले में है। तो दिन में उसने वो बॉडीज़ देखी हैं, तो उसको अचानक सामने एक झाड़ी जो होती है, वो झाड़ी की तरफ देख रहा है। तो देखते देखते ना वो इमेजिनेशन शुरू हो जाती है कि झाड़ी का एक आकार बनना शुरू होता है, सर बन जाता है, हाथ बन जाते हैं, बॉडी इंसान का आकार आ गया, फिर वो इंसान उड़ना शुरू हो जाता है, फिर उड़ के उसकी तरफ आ रहा है, तो उसे लगता है अब तो ये मेरे को ले जाएगा। तो जो कुछ कर रहा है वो छोड़ करके भागता है और टेंट में छुप जाता है जा करके और लोगों के बीच में, स्लीपिंग बैग के अंदर घुस के, और सोच रहा है रात भर की वो बाहर खड़ा हुआ है, बाहर निकलूंगा तो ले जा लेगा अपने साथ में। तो अगले दिन वो क्या करेगा, 5-6 दिन की जो मेहनत के पैसे हैं वो छोड़ता है, पैसे पूसे, और भाग जाता है। एक भागा, फिर दूसरा भागा, अब वो एक पैटर्न बन गया कि यहाँ तो डर रहे हैं और भाग रहे हैं। तो फिर किसी ने, हमने बुलाया कि यार ये नया शुरू हो गया ड्रामा, ये क्या है। इन्हीं लड़कों से पूछा, गए, ये शाम को आए, कहते सर एक काम करते हैं, एक एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन कराते हैं। अब फैंसी ड्रेस कंपटीशन तो होता ही है, अलग अलग कपड़े, या कोई आप कोई सीन प्रोजेक्ट डिपिक्ट कर रहे हो। तो वहाँ पे थीम बनी गई कि केदार वैली में जा रहे हैं तो भोले की शादी, शिव जी की शादी। अब सबको पता है शिव जी की जो शादी थी वो तो सबसे फेमस थी, उसमें बाराती तो सबसे खतरनाक तगड़े दिखने वाले भूत थे। नॉर्मल भूत को तो मौका भी नहीं मिला होगा, अर्जी लगी होगी कि भाई 500 की वहाँ से माँ पार्वती के यहाँ से तो ये आ रखा है, 500 से ज़्यादा मत लेके आना, यहाँ तो 5000 हो रहे हैं, तो चलो तुम बताओ तू कितना खतरनाक भूत है, कौन कितना है। तो सबसे खतरनाक भूत सेलेक्ट हुए होंगे। तो थीम ये बनी कि फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जो 3 टीमें डिसाइड करी गई, एक नेपाल के गोरखे थे, एक हिमाचल के गोरखे थे, और एक उत्तराखंड के गढ़वाल कुमाऊं के युवा थे, कि फैंसी ड्रेस कंपटीशन में तुमने शिव जी के बाराती बन के आना है। तो 5-5 लोगों की टीम बनी, पहली टीम आई वो हु हा कर कुर के अपना चल दी, फिर दूसरी टीम आई, फिर तीसरी टीम आई, एक जजेस भी बने हुए, ज्यूरी भी बैठी है, जजेस का फैसले पे अगर किसी को डाउट होता है तो सवाल उठा सकता है, उसमें उसको ये करना पड़ेगा कि ठीक है मैं एक दिन एक्स्ट्रा काम करूँगा, वो उसका फीस थी। ऐसे करके वो सारा एक सिस्टम बना। उसके बाद में जो टीम फर्स्ट आई उसको 10,000 रुपये का इनाम दिया गया, सेकंड टीम को दिया गया 9,999 रुपये, थर्ड टीम को 9,998 रुपये, और कंपटीशन ख़त्म हो गया। लेकिन जिस कंडीशन में वो कंपटीशन हुआ था, एक बड़ी चट्टान, उस चट्टान में ना अंधेरे में, बारिश भी हो रही है, लाइटें तो है नहीं, तो वो मशाले मशूल ही जल रखी हैं। अब वो सीन में लोगों ने ये बने हुए भूत देखे, और 10,000 के लिए तो इंसान तो उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं, तो वो वैसे भूत बन के आ रखा था। तो अगले दिन क्या हुआ होगा, जो मैं समझता हूँ कि ये लड़के काम करने जा रहे हैं, अब इन्हें वाकई में अगर असली भूत भी दिखा होगा, वो कह रहे हैं ओए तू भूत है, वो भूत तो वहाँ थे, भाग यहाँ से, यहाँ तो कल वाले थे भूत। तो उसके बाद में लोग डर के भागने बंद हो गए, पुनर्निर्माण की कार्रवाई चलती रही। 10 साल बाद इस वर्ष हमने देखा कि फिर उसी तरह की आपदा आ रही है, लेकिन सुधार कार्य उस तरह से नहीं हो पा रहा है। हमारे प्रदेश में आप जैसा एक्सपर्ट आदमी पड़ा है, तो ऐसे लोगों से भी क्या सलाह नहीं ली जा रही है, या जो कमियां हैं उसे कैसे पूरी की जा सकती है? क्योंकि जो सड़क टूटी है, और हमें लगता है कि इस बार भी यात्रा सड़क के मार्ग से शायद ना हो पाए, हेलीकॉप्टर से तो शुरू हो गई है, तो क्या कमियां हैं, ये सुधार कैसे किया जा सकता है सर? देखो इस बार क्या हुआ है कि तेज़ बारिश तो हुई है, अब वो तेज़ बारिश के कुछ अलग अलग डेफिनेशंस हैं। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ होती है तो उसे क्लाउड बर्स्ट बोला जाता है, कहीं लिंचौली के पास में कहीं क्लाउड बर्स्ट भी हुआ होगा, लेकिन छोटे पैटर्न के क्लाउड बर्स्ट से, मतलब उसे बोलेंगे हम एरिया स्पेसिफिक। तो कहीं लिंचौली के पास जैसे ऊपर से वो नाले आते हैं, एक हथनी पहाड़ है, हथनी से आता है नाला, तो भैरव गदेरा, हम ही ने नाम दिए हैं सारे के सारे। तो अब उनसे जो मैं समझा हूँ, उनमें कहीं आया तो
नालों में जब पानी आता है तो बहुत तेज़ी से आता है और फिर वो कटाव भी करता है। तो एक तो लिंचौली की साइड में, उसके बाद में सोनप्रयाग और रामबाड़ा के बीच में यहाँ पे स्लाइड्स आ रखे हैं। हाँ, बड़े स्लाइड मतलब वो कुछ जगह सड़कें चली गई हैं। ये वही जगह हैं जहाँ पे कि 2013 में जब हम गए थे उस टाइम पे भी हमने देखा था, और 14 में इन्हीं जगहों से हमने जेसीबी भी कंधों पे क्रॉस कराई है, ऑल टेरेन व्हीकल भी क्रॉस कराई है। कहीं डिटूर लेना पड़ता है, आप कहीं अगर कटा हुआ है तो ऊपर चढ़ के रास्ता बनाया जाता है, ट्रैक को थोड़ा ठीक करा जाता है। ये जो कहीं पकड़ने के लिए रोप वगैरह होती है, उन जगहों पे आ रखा है। तो डिज़ास्टर में अगर कहीं डिज़ास्टर आए तो क्या प्रोसेस होती है? सबसे पहले तो इमीडिएट रेस्क्यू। इमीडिएट रेस्क्यू में कुछ हेलीकॉप्टर इवैक्यूएशन होते हैं, कुछ होते हैं जिनको कि ऑन फुट इवैक्यूएट करा जाता है। तो ये प्रोसेस तो ख़त्म हो गई है। अब है रीस्टोरेशन, और उसके बाद में आएगी रिकंस्ट्रक्शन। तो रीस्टोरेशन ऑफ यात्रा सीज़न अभी लिमिटेड है बचा हुआ। इसमें रीस्टोरेशन की जो प्रोसेस है, क्योंकि हम भी गए थे वहाँ पे, हम भी देख कर के आए सोनप्रयाग से और चौमासी साइड से। तो मेरे को लगता है कि जिस प्रकार से अभी शुरू करा गया है, प्रोसेस शुरू हो गई है अच्छी। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन, जी सर, उसमें ना शुरू हो गई है। और शुरू में अभी क्या होता है कि लोगों को पता तो होता नहीं है कैसे करते हैं। आम जो सोच है, तो आम सोच में ना सवाल उठते हैं। अब इसमें कोई डाउट नहीं है, कुछ वहाँ पे कैजुअलिटी भी हुई होंगी। अभी वो कैजुअलिटी भी क्लैरिटी आएगी जब लोग घर नहीं पहुँचेंगे, कुछ कावड़ होंगे, कुछ काम करने वाले लेबर आए होंगे, तो जब वो नहीं पहुँचेंगे तब उनका पता चलेगा। बट मेरे को लगता है कि कैजुअलिटी ना ज़्यादा नहीं होंगी। साथ में रीस्टोरेशन जो है यात्रा का, वो मुश्किल से 4 या 5 जगहों पे है। उन 4-5 जगहों में प्रॉब्लम साथ में ये भी है कि अब ये तो नेचुरल फिनोमेना है, ऊपर से ना पत्थर भी गिर रहे हैं और थोड़ी बारिश भी हो रही है। तो उस जगह पे कैसे आपने यात्रा को शुरू कराना है और कैसे वो पत्थरों के चीज़ों में बीच में विसल भी बजे और कंट्रोल भी रखे, उसके लिए सिस्टम प्लेस में करा जा रहा है जिसमें SDRF इन्वॉल्व हो रखी है। तो एक प्रोसेस तो वो है, और उसके बाद में होगा मेजर रिकंस्ट्रक्शन, ताकि उनको प्रॉपर चौड़ा करा जाए। तो इस टाइम पे 2 महीने में जो यात्रा चलनी चाहिए उस पर तरीके से काम चल रहा है। हम खुद उसमें इन्वॉल्व हो रखे हैं, हम खुद अपना सुझाव भी दे रहे हैं, और ज़रूरत पड़ेगी तो ऊपर भी जाएंगे। तो ये वाली प्रोसेस चल रही है अभी। सर 2013 में जब आपदा आई, तो आपदा के दौर में एक पत्रकार के नाते मैं गया, तो कई जगह मैं सुनता था टाइगर का नाम। तो किसी से मैंने पूछा कि क्या है भाई, तो पता चला कि कर्नल अजय कोटियाल को इस नाम से संबोधित किया जाता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है सर? देखो, केदारनाथ पुनर्निर्माण जो है वो है तो पुनर्निर्माण की प्रोसेस, पर क्योंकि एक फ़ौजी ने करी है, हम फ़ौजी हैं, और एक फ़ौजी ने फ़ौजी तरतीब से फ़ौजी टीम बना के करी है, तो उसका हमने नाम रखा ऑपरेशन केदार। केदारनाथ पुनर्निर्माण की जगह ऑपरेशन केदार। तो पुनर्निर्माण भी नाम है सबके लिए, और अपनी टीम के लिए ऑपरेशन केदार। वहाँ पे हम कमांडिंग ऑफिसर हैं, हमारे 1200 लड़के हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, छोटी छोटी टीम्स हैं, उनके इंचार्ज हैं। तो फौज में जो कमांडिंग ऑफिसर होता है उसे टाइगर बोलते हैं। तो तब हमारा को SCO टाइगर बोला गया। फौज में बोलते ही टाइगर SCO को, वो कॉल साइन भी होता है। तो उसमें जहाँ पे हम रहते थे उस जगह का नाम पड़ गया टाइगर्स डेन। तो उसमें वो बोर्ड भी लग गया, तो वो भी हो गया कि अच्छा नाश्ता कहाँ कर रहे हो, टाइगर्स डेन में कर रहे हो। मैंने भी किया था सर। आपने भी करा था परोठे, आपने तो एक एक्स्ट्रा खाया था बल्कि, मेरे को याद है। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर, इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए। संघर्ष जब जीत देती है तो बहुत कुछ सीख भी देती है। कर्नल अजय कोटियाल उस संघर्ष की पैदाइश हैं जो जीत के लिए आपके अंदर भूख पैदा करते हैं। और अगर आपको जीतना है तो आपको कर्नल अजय कोटियाल के इतिहास को, उनके बहादुर लड़ाई को, उनके जज्बे को जरूर पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए। तो जीत आपके नज़दीक होगी। यह स्वतंत्रता दिवस आपके लिए और हमारे लिए जैसे महत्वपूर्ण है, उसी तरह उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है जो इस देश के लिए आगे आकर के कुछ करना चाहते हैं। हमारी समझ से कर्नल अजय कोटियाल जैसे लोगों के कहानी को आप अपने बच्चों को जरूर सुनाएं और पढ़ाएं, जिससे आप आने वाला समय, जो आज हम डरे होते हैं ना कि हमारा देश खतरे में है, देश खतरे में, नहीं, फिर ये शब्द आप भूल जाएंगे, कहेंगे नहीं, सामने वाला देश खतरे में है। धन्यवाद। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।